मैं आप सभी का इस कक्षा में हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर पुनः प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे थे। और पिछली कक्षाओं में हमने परीक्षण क्या होता है, परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ क्या है, परीक्षण बनाने के लिए जो कसौटी होती है यानी जो पैमाना खरा उतरता है उसमें तकनीकी कसौटियाँ क्या है, यह हमने अध्ययन कर लिया था। लेकिन इस कक्षा में मैं व्यवहारिक कसौटियाँ क्या होती है इसका अध्ययन करवाऊंगी। तो व्यवहारिक कसौटियों को हम प्रैक्टिकल क्राइटेरिया भी कहते हैं। व्यवहारिक कसौटियों को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा वापस यह तथ्य प्रकाशित करना चाहूँगी कि परीक्षण क्या होता है। तो परीक्षण वह नाप का पैमाना होता है, यानी कि मानकीकृत एक निर्धारित पैमाना होता है जिसके माध्यम से छात्र के या व्यक्ति के व्यवहार के संबंधित उसके जो विविध पक्ष होते हैं उसका मापन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यह एक मानकीकृत साधन है जिसके माध्यम से एक छात्र या व्यक्ति के व्यवहार के विविध पक्ष, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष ले लो, भावात्मक पक्ष ले लो, क्रियात्मक पक्ष ले लो, है ना, इन सभी का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अंकन किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र या व्यक्ति के जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, जो दोष है, जो योग्यताएं हैं, जो उपलब्धि है, जो बुद्धि है, जो व्यक्तित्व है, जो रचनात्मक कार्य है, जो सृजनात्मक कार्य है, तो इन सभी चीज़ों का अवलोकन करके उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी परीक्षण क्या है, एक मानकीकृत साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के या छात्र के विविध पक्षों को मापा जाता है, आंका जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। यानी उस व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, उसके व्यवहार के संदर्भ में हम एक पैमाना तैयार करते हैं या माप तैयार करते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा है, और एक दृष्टि भी उत्पन्न होती है उस व्यक्ति के प्रति। तो यह तो था परीक्षण। परीक्षण के प्रकार क्या है यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। लेकिन व्यवहारिक कसौटियाँ क्या होती है, तो व्यवहार क्या होता है, यानी कि व्यवहारिक रूप में होने की स्थिति को हम व्यवहारिक कसौटी कहते हैं। छात्र या व्यक्ति के व्यवहार, प्रयोग में आने वाली व्यवहार कुशलता को हम व्यवहारिक कसौटी के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा होता है उपयोगिता के आधार पर हम व्यवहारिक कसौटी में इसका पैमाना रखते हैं, और इसके अलावा प्रायोजना के अंतर्गत हम व्यवहारिक कसौटी को रखते हैं। यानी कि उसके व्यवहार का हर दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है कि उसका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। प्रयोग जो हो रहा है, प्रयोग में आने वाला जो व्यवहार कुशलता है उसको आंका जाता है। यानी कि व्यवहारिक रूप में होने की स्थिति व्यवहारिकता को दर्शाता है, जो व्यक्ति विशेष के संबंध में भी हो सकती है और छात्र विशेष के संदर्भ में भी हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि जो पैमाना बनाते हैं, जो हम मानकीकृत साधन बनाते हैं, परीक्षण बनाते हैं, तो इसके अंतर्गत किन बातों को रखा जाता है, तो वो आती है सोद्देश्यता, यानी कि पर्पजिवनेस, यानी कि उद्देश्य क्या है। हम कोई परीक्षण बना रहे हैं तो उसके व्यवहारों का अंकन करने के लिए, व्यवहार के पक्ष को जांचने के लिए सर्वप्रथम हम कि वह जो परीक्षण है वह सोद्देश्यता की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। सोद्देश्यता यानी कि उद्देश्यपूर्ण। जो शिक्षक होता है, छात्र के जिस पक्ष को मापना है, यानी कि छात्र की योग्यता को लेके, उसके व्यवहार को लेके जिस पक्ष का उसको मापना है कक्षा में,
जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है तो इस विषय वस्तु के प्रति उसको ज्ञान कितना है, उसका व्यवहार कितना है, इनको आंकने के लिए परीक्षण निर्मित किया जाता है। तो जो उद्देश्य को हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना, यानी कि सूचना देने के लिए या विषय से संबंधित ज्ञान देने के लिए वह जो जो क्रियाएं कर रहा है, जो जो क्रियाएं कर रहा है तो वो सोद्देश्य पूर्ण क्रिया मानी जाती है। इसके अलावा जो शिक्षा होती है, यानी कि ज्ञान के द्वारा कौशल को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए शिक्षा के अनुभव का सृजन करने का व्यवहार को ही हम उद्देश्य कह सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से, यानी ज्ञान के माध्यम से उसके कौशल को आकर्षित और प्रभावित बनाने के लिए शिक्षा के अनुभव का सृजन करने के व्यवहार को ही हम, व्यवहार करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, सोद्देश्य मानते हैं। ये उद्देश्य जो होते हैं वह व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हुए होते हैं, भावात्मक पक्ष से जुड़े हुए होते हैं और क्रियात्मक पक्ष से जुड़े हुए होते हैं। उद्देश्यों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम उनको समस्या समाधान से संबंधित प्रत्यय सिखाते हैं, अवधारणा निर्मित करना सिखाते हैं, यानी कि सिद्धांतों का शिक्षण हो जाता है। इसके अलावा समस्या समाधान के शिक्षण हो जाता है, प्रत्ययों के निर्माण का शिक्षण हो जाता है, सृजनात्मक शिक्षण हो जाता है। तो जो ब्लूम महोदय हैं उन्होंने 8 प्रकार दिए हैं ज्ञानात्मक पक्ष को लेके, जिसमें था ज्ञान, अबोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। 6 आधारों को लेके उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष की विशेषता बताई है। इसके अलावा क्रियात्मक पक्ष में आता है एक बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और क्रियात्मक अभिव्यक्ति। तो मुख्य रूप से 3 आधार मानते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इनको लेकर ही एक व्यक्ति का या एक छात्र के उद्देश्यों को निर्मित किया जाता है, यानी कि अनुभव का सृजन करने के तरीके या व्यवहार को हम सोद्देश्य के रूप में रख सकते हैं। सोद्देश्य यानी कि जो कसौटी खरी उतरी है तो वह जो परीक्षण निर्मित किया जा रहा है तो वह परीक्षण जो विषय वस्तु है उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर्वप्रथम उस परीक्षण का यही उद्देश्य होना चाहिए कि विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्य उसमें हो, यानी कि वह परीक्षण क्या कर रहा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो पा रही है, कहाँ तक नहीं हो पा रही है, इसकी जांच कर सके। तो परीक्षण क्या होना चाहिए, सोद्देश्यपूर्ण, यानी कि जो सूचना अनुदेशन अधिगम करवाया गया बच्चों को, जो सूचना दी गई है उस सूचना को बच्चों ने कितना ज्ञान लिया है और उनके व्यवहार का परिवर्तन कितना हुआ है। तो विषय वस्तु की वापस पुनः उन बच्चों से जानकारी लेके, जिस उद्देश्य को लेके हमने बच्चों को अधिगम करवाया था, तो उस उद्देश्य को बच्चों ने अपने माइंड में या व्यवहार में किस प्रकार प्रदर्शित किया है, तो वह परीक्षण उसके उद्देश्यों को मापे। जिस विषय वस्तु को लेकर हमने उद्देश्य को लेकर जो विषय वस्तु निर्मित की थी, विषय वस्तु को लेकर जो उद्देश्य निर्मित किए थे, तो बच्चे या छात्र या विद्यार्थी उस परीक्षण में उस उद्देश्य को लेकर कितना खरा उतरते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति कितनी करते हैं, तो यह उस परीक्षण में अवश्य ही आना चाहिए। आगे आता है व्यापकता। व्यापकता को कंप्रहेंसिवनेस भी कहते हैं, यानी कि जो परीक्षण निर्मित किया जा रहा है वह व्यापकता का बोध कराए, व्यापकता का परिचय कराए। यानी कि
जिस बालक या छात्र के व्यवहार को लेके हम परीक्षण निर्मित कर रहे हैं, तो उसकी योग्यता, व्यवहार को लेके या उसकी योग्यता को लेके हम परीक्षण निर्मित कर रहे हैं, तो जो परीक्षण निर्मित कर रहे हैं तो उसमें उस छात्र या उस बालक की योग्यता के सारे पक्ष आते हैं नहीं। यानी जो प्रश्न निर्मित करेंगे, जो बच्चे के क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक पक्ष का हम पक्षों को लेकर जो परीक्षण निर्मित कर रहे हैं, तो उसमें व्यापकता के रूप में हम यह जांच करते हैं कि उस छात्र के संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, जो भी विशेषता है, जो भी गुण है, तो वह उस प्रश्न में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी उन प्रश्नों के माध्यम से उस छात्र की हम योग्यता को, उनके गुणों को, उसके विशेषताओं को माप सक रहे या नहीं सक रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न ही इस परीक्षण में निर्मित किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के विविध पक्षों से संबंधित या विभिन्न अंशों से संबंधित वह प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी कि वह प्रश्न उस पाठ्यक्रम के विविध उद्देश्यों की, विविध पक्षों की, विविध अंशों की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो यह देखा जाना चाहिए। परीक्षा निर्मित करते समय एक शिक्षक को यह अवश्य ही देखना चाहिए कि जो प्रश्न निर्मित किए गए हैं वह व्यापक रूप में निर्मित किए जाए, यानी कि व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से वह पाठ्यक्रम से संबंधित विविध पक्षों को जोड़े या छात्र के योग्यताओं और विशेषताओं से संबंधित विभिन्न पक्षों को जोड़े और परीक्षण में उन प्रश्नों को रखे जिससे छात्र की योग्यता प्रदर्शित हो जाए, या छात्र की विषय वस्तु के बारे में जो उसने जो चीज़ें लिए, ज्ञान लिया है, अवबोध लिया है, तो वह सारी चीज़ें वापस उस परीक्षण के माध्यम से व्यक्त हो सके। यानी कि व्यापकता का गुण होना ही चाहिए एक शिक्षक को परीक्षण बनाते समय। आगे आता है मितव्ययता। मितव्ययता को हम कहते हैं इकोनॉमिकल, यानी कि जो परीक्षण निर्मित किया जा रहा है वह मितव्ययी हो, कम खर्च में बन सके, समय की बचत हो सके, धन की बचत हो सके, और जो प्रश्न उसमें उस परीक्षण में निर्मित किए जा रहे हैं, जो प्रश्न रखे जा रहे हैं, तो वह उस विषय वस्तु से संबंधित मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। यानी जो पद रखे जाए वह अनावश्यक बड़े नहीं हो, पेचीदे नहीं हो, जो छात्रों की समझ में नहीं आए। यानी कि जो प्रश्न निर्मित किए जाए वह सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, परिभाषिक शब्दावली में कथन या पद या प्रश्न लिखे जाए ताकि बच्चा आसानी से उनको पढ़ते ही समझ सके। अनावश्यक रूप से वह परीक्षण महंगा नहीं हो, खर्चीला नहीं हो, अनावश्यक उस पर समय नहीं लगे। तो इन सभी तथ्यों की जांच एक शिक्षक को करनी ही चाहिए और तभी जाके वह मितव्ययी परीक्षण का निर्माण कर सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण पद रखे जाए, विषय वस्तु से संबंधित जो उद्देश्य है उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को या कथनों को रखने वाले होने चाहिए। आगे आता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है यूजेबिलिटी, यानी कि जो प्रश्न रखे गए हैं, जो प्रश्न बना रहे हैं जो शिक्षक, तब वह प्रश्नों को निर्मित करने का तरीका, छात्र उन प्रश्नों को इजी वे में सोल्व कर सके। इसके अलावा उन प्रश्नों का जो अंकन किया जाता है वह भी सरल तरीके से हो सके। यानी कि 3 तथ्य रखे हुए होने चाहिए: प्रश्नों को निर्मित करने का तरीका, छात्रों को सोल्व करने का तरीका,
इसके अलावा उन प्रश्नों का अंकन करने का तरीका तीनों ही पक्ष सरल होने चाहिए। जो शिक्षक परीक्षण को निर्मित कर रहा है तो वह सरल शब्दावली में, स्पष्ट शब्दावली में उन प्रश्नों का निर्माण कर सके। इसके अलावा जो छात्र उन प्रश्नों को जो सोल्व कर रहे हैं वह सरल तरीके से और इजी वे में उनको सोल्व कर ले। इसके अलावा जब इन प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाए तो अंकन भी सरल तरीके से हो जाए। इन तीनों आधारों को लेकर एक शिक्षक को परीक्षण निर्मित करना चाहिए। इसके अलावा यह भी होना चाहिए कि जो परीक्षण हम प्रशासित कर रहे हैं वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति को जब हम व्यक्ति पे जब हम प्रशासित करते हैं तो वह आसानी से प्रशासित हो जाए, यानी कि उसको प्रशासित करने में कोई बाधा नहीं आए। इसके अलावा उपयोगिता में हम यह भी रख सकते हैं कि जो प्रश्न है उसके ऊपर जो निर्देश हो वह सरल स्पष्ट तरीके से लिखे हुए होने चाहिए। इसके अलावा कुछ उदाहरण दिए हुए होने चाहिए। जो प्रश्न का अंकन मूल्यांकन किया जा रहा है वह इजी वे में हो जाए, आसानी से हो जाए और उनका मूल्यांकन भी या विश्लेषण भी, व्याख्या या विश्लेषण भी सरल तरीके से हो जाए। तो ये सारी दृष्टि को देख के, यानी कि उपयोगिता को देखकर ही एक शिक्षक को परीक्षण या टेस्ट का निर्माण करना चाहिए। आसानी से प्रशासित हो जाए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति पे। इसके अलावा उसके ऊपर सरल तथा स्पष्ट निर्देश दिए हुए हो। विवरणिका पुस्तिका मिली हुई हो। छात्र के ऊपर प्रशासित होने के बाद जब उसका अंकन किया जाए, सरल तरीके से शिक्षक उनका अंकन कर सके। इस तरह से कई बातों को ध्यान में रखकर जो छात्र के संबंध में भी उपयोगी हो और एक शिक्षक के संबंध में भी उपयोगी हो, तभी जाके परीक्षण का निर्माण एक शिक्षक को करना चाहिए। अब ग्राह्यता यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति पर, यानी कि कोई भी परीक्षण हम बना रहे हैं तो कुछ जिन व्यक्तियों को लेकर हम जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का या विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए हम जो परीक्षा बना रहे हैं या परीक्षण निर्मित कर रहे हैं, तो वह परीक्षण जो आधार बनाए गए हैं उन आधारों का सही मापन कर सके, तो ही उस परीक्षण की क्या है, ग्राह्यता है। यानी कि जो परीक्षण, चाहे परीक्षण कैसे भी हो, लेकिन जो आधार बनाए गए, जिस व्यक्ति को लेके बनाए गए, जिस व्यक्ति के विषय वस्तु को लेके बनाए गए हैं, चाहे व्यवहार से संबंधित ले लो, चाहे विषय वस्तु से संबंधित ले लो, तो वह परीक्षण उनके उस चीज़ यानी कि व्यवहार का और ज्ञान का अंकन या मापन कर पा रहे हैं, तो वह परीक्षण क्या है, उपयोगी है, उस परीक्षण की ग्राह्यता है। आगे आता है प्रतिनिधित्वता, रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि जो परीक्षण जिस न्यायाधीश को लेके बनाया गया है, यानी कि जो न्यायाधीश हम चयन कर रहे हैं समग्र से, तो वह समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। प्रतिनिधित्व एक तरह की संज्ञा शब्द भी है। तो जो प्रतिनिधित्व जो इकाइयाँ ले रहे हैं हम, जिन इकाइयों से जो हम न्यायाधीश चुन रहे हैं, तो वह न्यायाधीश क्या होना चाहिए, समग्र का प्रतिनिधित्व वाला होना चाहिए, ताकि वह समग्र की विशेषताओं को बतला सके, विषय वस्तु का ज्ञान दे सके। यानी कि उसके व्यवहारों का अंकन करने के लिए, उनके व्यवहारों का मापन करने के लिए हमने जो परीक्षण निर्मित किया है, तो सभी की विशेषताओं का पता इस परीक्षण के माध्यम से लग सके। यानी कि छोटी इकाई के माध्यम से हम समग्र का पता लगा सके उस परीक्षण के माध्यम से।
तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा? प्रतिनिधित्वता वाला परीक्षण। तो आज हमने इस वीडियो में इस कक्षा में पढ़ा कि परीक्षण क्या होता है, और परीक्षण की तकनीकी कसौटी या पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, लेकिन आज हमने इस कक्षा में व्यवहारिक कसौटी को पढ़ा। लेकिन जो परीक्षण हम बना रहे हैं, परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अध्यापक निर्मित और एक जो बने बनाए आते हैं, बने जो गुणों और योग्यताओं से संबंधित विभिन्न साइंटिस्टों ने, रिसर्चरों ने पहले से बनाए हुए हैं, वो यानी कि मानकीकृत और अमानकीकृत। तो जो शिक्षक जो निर्मित करता है वह अमानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं, जिसमें कक्ष में जो शिक्षक होता है वह अधिगम प्रक्रिया जब संपन्न करवाता है तो छात्र की योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसकी विषय वस्तु की जानकारी लेने के लिए परिस्थितियों के अनुसार आसानी से निर्मित करता है। तो वह परीक्षण कहलाता है अमानकीकृत परीक्षण। उसकी क्या क्या व्यवहारिक कसौटियाँ होनी चाहिए, जिसमें हमने स्वोद्देश्यता पढ़ा था, यानी कि वह विषय वस्तु से संबंधित जो पूर्व निर्धारित निश्चित उद्देश्य शिक्षक ने रखे थे, तो वह परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। व्यापकता, यानी कि उस विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों या अंशों को जोड़ने वाले प्रश्न ही निर्मित किए जाने चाहिए। मितव्ययिता, यानी कि परीक्षण क्या है, अनावश्यक खर्चीले नहीं हो, समय और धन की बचत हो, आसानी से प्रशासित किए जा सके सभी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर। उपयोगिता, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, यानी कि अंकन सरल तरीके से हो जाए, छात्र जो है सरल तरीके से उसको सॉल्व कर पाए, और जो परीक्षण जो प्रश्न बना रहा है वह भी शिक्षक सरल तरीके से उन प्रश्नों का निर्माण कर सके। ग्राह्यता, जो परीक्षण निर्मित किए गए हैं और जिस आधार को लेके बनाए गए हैं, उस आधार की व्यक्तियों के द्वारा पूर्ति हो पाती है, यानी कि वह परीक्षण उन व्यक्तियों का या उन परिस्थितियों का मापन कर पाते या नहीं पाते, तो ग्राह्यता से जोड़ना चाहिए। प्रतिनिधित्व, यानी कि समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले परीक्षण, जो लघु इकाई के पर प्रयोग करके हम समग्र के बारे में परिणाम या निष्कर्ष निकाल सके। तो आज इतना ही, अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।